नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा। जब भी हम भारतीय शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में भारत कितना और काम करना चाहता है या कितना काम कर चुका है, यह प्रश्न सभी के जहन में आता है। और आज ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्री शंकरानंद बीआर जी, जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं भारतीय शिक्षण मंडल के। बहुत स्वागत है सर। सर, आपका योगदान भारत की शिक्षा में बहुत बड़ा है, क्योंकि अभी तक हम भारत की जो शिक्षा पद्धति है उसे लेकर बड़े प्रश्न मन में उत्पन्न होते हैं कि भारत की शिक्षा पद्धति क्या वाकई सुधर गई है या उसे और सुधारना चाहिए, उसमें कितने सुधार की आवश्यकता है। तो भारत की शिक्षा पद्धति किस दिशा में जा रही है, उसका भविष्य क्या है? भारतीय शिक्षा इसका मूल चिंतन ही अद्वितीय है। इस मूल चिंतन के कारण भारत जो मनुष्य निर्माण का कार्य किया, वैसे देखा जाए तो शिक्षा के माध्यम से ही मनुष्य का निर्माण होता है। यानी शिक्षा से संस्कार, संस्कार से मूल्यों का विकास, मूल्यों के आधार पर मनुष्य का निर्माण, एक क्रम है। इसीलिए मनुष्य निर्माण होना है, मैन विथ कैपिटल यम ऐसा उदय होना है, तो शिक्षा ही उसका माध्यम है। शिक्षा के बारे में सोच प्राचीनता के कारण, विश्व के प्राचीन संस्कृति के नाते शिक्षा का विकास भारत में ही हुआ। भारतीय शिक्षा की विशिष्टता ये दो दृष्टियों के ऊपर आधारित है। पहला है मनुष्य को किस नजरियों से देखना, दूसरा उसके आधार पर मनुष्य का निर्माण करना है तो शिक्षा कैसी होनी चाहिए। ये दो बातें भारत की अद्वितीय है। वो कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ, तब इसका बहुत सटीक व्याख्यान हो सकता है। मनुष्य को पशु के रूप में नहीं देखना है। मनुष्य को भी पशु संकुल के समान एक जीव राशि के रूप में देखने के कारण जो नीतियां बनी विश्व में, भारत के बाहर पश्चिम के देशों में, वो अलग ही रही। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचर, इंडिविजुअल राइट्स, ऐसे सारे नियम मनुष्य को पशु जगत के साथ तुलना करने के कारण ऐसे नीतियां निर्माण हुई। लेकिन भारत की दृष्टि ऐसी नहीं है। मनुष्य पशु से भी अलग है। यानी मनुष्य में पशु में नहीं है ऐसी शक्तियां हैं। दो शक्तियां हैं, एक है कल्पना शक्ति और दूसरा है कर्म शक्ति। ये दो शक्तियों के कारण मनुष्य पशु जगत से अलग होता है। ये दो शक्तियां होने के कारण मनुष्य कुल के विकास के लिए जो नियम हम लागू करते हैं वो नियम पशु जगत से अलग होना चाहिए। लेकिन प्रारंभ में क्या हुआ, अपनी कल्पना शक्ति के कारण मनुष्य बहुत सारे आविष्कार किया, इनोवेटिव आइडियाज, और कर्म शक्ति के कारण उन सारे आइडियाज को जमीनी स्तर पर उतरने का प्रयास किया। यानी सबमरीन के रूप में समुंदर के नीचे भी चलने का जो उनका सोच था उसको साकार कर लिया। पंछी के समान उड़ने का भी, विमान का आविष्कार किया। लेकिन ऐसे चलते चलते उसको दायरा न होने के कारण, नियम नहीं होने के कारण, कल्पना शक्ति और कर्म शक्ति, उन्होंने मनमानी की। इसके कारण विनाश हुआ। दो महायुद्ध इसी के कारण हुआ। इसीलिए ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे सोचकर भारत के ऋषियों ने ये कल्पना शक्ति और कर्म शक्ति, ये दो ईश्वर से दिया हुआ अद्वितीय शक्तियों को कुछ चौखट उन्होंने बनाया।
लिमिटेशंस बनाया। ये लिमिटेशंस पार करेंगे तो विनाश होगा। ये लिमिटेशन के अंदर रहकर ये दो शक्तियों का उपयोग मनुष्य कुल के कल्याण के लिए जब प्रयास होगा तब मनुष्य का विकास भी होगा। ऐसे होने के कारण जो नियम बनाए, एक चौखट बनाया, उसको चौखट को भारत में धर्म कहा जाता है। जब कल्पना शक्ति धर्म के चौखट में आता है तब उसका नाम होता है विवेक। जब कर्म शक्ति धर्म के चौखट में आता है वो तब कर्तृत्व शक्ति बन जाता है। मनुष्य अपने कर्तृत्व शक्ति को, यानी पुरुषार्थ ऐसे हम कह सकते हैं, जब कर्म शक्ति धर्म के चौखट में आता है तब वह पुरुषार्थ बन जाता है। विवेक के आधार पर पुरुषार्थ को लगाते हुए मनुष्य अपने जीवन में कुछ अद्वितीय काम करने से लोक कल्याण होता है। मैं एक चीज़ बहुत प्रकाश डालना चाहूँगा उस पर, क्योंकि जब आपने इतना विस्तार पूर्वक मुझे बताया, उसकी व्याख्या की, तो क्या धर्म का जब आपने जिक्र किया, क्या भारत में धर्म, संस्कृति, परंपरा, इन सारी चीज़ों को क्या हम एक तराजू में तौल सकते हैं, या फिर इनकी व्याख्या अलग अलग है, इसको हमें अलग अलग देखना पड़ेगा? और ये भारतीय शिक्षा पद्धति में कितना बड़ा योगदान दे सकते हैं, भारत की संस्कृति, परंपरा? बताइए सर। बहुत सुंदर प्रश्न पूछा आपने। ये धर्म यानी जब अंग्रेजों ने भारत में प्रवेश किया तब उनको ये धर्म समझ में आया, धर्म सुनने को मिला, लेकिन धर्म की संकल्पना वहाँ नहीं थी, वहाँ रिलीजन की संकल्पना थी। रिलीजन पूजा पद्धति से संबंधित है, लेकिन धर्म पूजा पद्धति से संबंधित नहीं है। जैसे एक छात्र ग्रामीण प्रदेश से शहर में सीखने के लिए आता, शिक्षा के लिए आता है, एक कमरा वो किराए से लेता है। हाँ। 1 महीने किराया देने के बाद उनको लगता है तो ये बहुत महंगा हो गया, मुझे कम करना चाहिए वो, लेकिन मालिक कम नहीं करता है। इसलिए समान मनस्क अपने साथ जुड़ के रह सकते हैं, ऐसे एक छात्र को साथ में ले लेता है, तब किराया आधा हो जाता है। जब अकेला था तब अपना सामान अपने मनमाने रखता था, जब दूसरा व्यक्ति आ गया तब दोनों चर्चा करके अपना अपना सामान कहाँ रखना चाहिए, चाबी कहाँ रखना चाहिए, ये नियम बने। दूसरा व्यक्ति आने के कारण कुछ नियम बने। एक हॉस्टल चलाते हैं तो अधिक नियम बनाते हैं। ये नियम बने, दोनों एक साथ हम रह रहे हैं, हम सुखी से रहें, इसके लिए नियम है। ऐसे एक शहर में 1 लाख लोग रहते हैं तो नियम बनते ही हैं। इन नियमों को धर्म बताया गया। बिल्कुल। ये नियम दिखते नहीं हैं, ये अमूर्त है, दिखते नहीं हैं। वो दिखेगा, कृति का रूप जब वो धारण करता है तब दिखेगा। उद्देश्य लोक कल्याण का होने के कारण, आपस का सुख ही मुख्य उद्देश्य होने के कारण ये संस्कृति का रूप धारण किया। संस्कृति का अर्थ है सुष्टुम कृति ही, यानी दूसरों के हित में किए जाने वाला जो कृति होती है वही संस्कृति है। उसका आधार धर्म है। धर्म दूसरों के हित के लिए ही बनाया हुआ नियम है, ये धर्म और संस्कृति है। और परंपरा ये है कि अच्छे लोगों का एक समूह समाज के हित में कुछ उपक्रम चलाते हैं और धीरे धीरे वो पद्धति बन जाती है और परंपरा बन जाती है। परंपरा ही आगे चलकर पीढ़ी दर पीढ़ी उसका अनुष्ठान करते हुए संस्कृति बन जाता है। इसका पूरा आधार धर्म होता है। धर्म से होता है, धर्म, संस्कृति और फिर हाँ परंपरा। सभ्यता भी एक शब्द है। हाँ, वो बाहर का आवरण है जो हम बैठे हैं, इसके लिए एक सभ्यता है, शिष्टता है। उस शिष्टता का पालन हमको करना पड़ता है। वो बाहरी आवरण है, बाहर का आवरण है। संस्कृति धर्म के आधार पर प्रकाशित होने वाला, आंतरिक संस्कार को प्रकाशित करने वाला एक उपक्रम है, एक संस्कार से प्रकाशित होने वाला है संस्कृति। बहुत सुंदर आपने व्याख्या की है। मैं अब आपसे चर्चा थोड़ी सी आगे बढ़ाना चाहूँगा, क्योंकि भारतीय शिक्षण मंडल युवा आयाम विजन फॉर विकसित भारत
विविभा का आयोजन कर रहा है। और जब मैंने आपके बारे में पढ़ा, जाना, तो आपने भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। मैंने भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, उसके बाद पत्रकारिता की तरफ मेरा झुकाव रहा। लेकिन जब हम इस तरह चर्चा को विस्तार दे रहे हैं तो भारत के छात्र भी किस तरफ उन्हें जाना चाहिए, किस दिशा में उन्हें कार्य करना चाहिए, ये सोचते हैं। तो विविभा उन्हें क्या मार्गदर्शन देता है, किस मार्ग पर, किस पथ पर वो चल सकते हैं? किसी मनुष्य को उत्थान की ओर जाना है तो दो बातों को समझना पड़ता है। ये दो बात ईश्वर से दिया हुआ शक्तियों के बारे में है। प्रत्येक, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज बॉर्न पोटेंशियल, यानी जन्म लेते ही असीम शक्तियों को लेकर ही प्रत्येक व्यक्ति जन्मा हुआ है। और दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक यूनिकनेस है, अद्वितीयता है। शिक्षा की बहुत अहम भूमिका इसमें है, प्रत्येक छात्र को उसकी असीम शक्तियों को अवगत कराना और अद्वितीयता को समझने के लिए वो सक्षम बने, ऐसा एक हैंड होल्डिंग करना। जब वो असीम शक्तियों को समझता है, उसका उपयोग करते हुए, असीम शक्तियों का उपयोग करते हुए अद्वितीयता को प्रकट करना, यही मनुष्य जीवन का लक्षण है। ऐसा हर युवा करने से भारत चमकेगा दुनिया में। ऐसा करना है तो मैं आपसे तुलना नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति दूसरे के समान नहीं है। एक ही समान होते हैं तो आधार कार्ड नहीं बन सकता था। बिल्कुल, है ना। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग है, सबके उद्देश्य अलग है। उद्देश्य अलग है, शक्ति समान है, सभी को शक्ति समान रूप से दिया हुआ है। उन शक्तियों का उपयोग करने के लिए प्रत्येक मनुष्य सक्षम बनना चाहिए, अद्वितीयता को समझते हुए उसको प्रकट करना चाहिए इन शक्तियों का उपयोग करते हुए। ये प्रत्येक युवा के अंदर आ जाएगा तो प्रत्येक युवा श्रेष्ठ बन जाएंगे। ऐसे बनने के लिए आंतरिक दृढ़ता चाहिए और बाहरी कुशलता चाहिए। ये दोनों के बिना, आंतरिक दृढ़ता नहीं है तो 2-4 मार्क्स कम आ गया इसलिए वो आत्महत्या करते हैं, नौकरी नहीं मिली इसलिए परेशान हो जाता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, ड्रग्स लेना शुरू करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का जन्म जो मिला है वो 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है। ये तो भाग्य से मनुष्य का जन्म मिला है। इसको सार्थक बनाने के लिए आंतरिक दृढ़ता चाहिए। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। इसे मैं एक प्रश्न जरूर पूछना चाहूंगा, क्योंकि 84 लाख योनियां हैं और साइंस ने भी प्रूव कर दिया है कि 80 लाख तो हैं। अभी भी शोध चल रहा है कि जो 4 लाख बाकी हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं। उसमें सभी जीव जंतु, कीड़े मकोड़े सब हैं। लेकिन जब हम भारतीय शिक्षा पद्धति की बात करते हैं और हम विविभा का जिक्र कर रहे हैं, तो विविभा मैं पढ़ रहा था, इसमें जो छात्र हैं वो पहुंचेंगे और वहाँ पर क्या उन्हें मिल सकता है, वो अपने अंदर किस तरह की ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं, विविभा में आकर उन्हें क्या मिल सकता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, प्रत्येक युवा विकास होने के लिए एक परिवेश चाहिए, एक इकोसिस्टम चाहिए। मैं एक विश्वास दिलाना चाह रहा हूं कि जो 1000 से भी अधिक युवा शोधार्थी, चयनित शोधार्थी युवा आ रहे हैं, उनको भारत में और विश्व में स्वनाम धन्य ऐसे लोग, मूर्धन्य लोग, ऐसे लोगों के साथ संवाद करने का, बहुत पास से संवाद करने का अवसर मिलेगा। उनसे प्रश्न पूछने का, उनसे संवाद करने का, उनको देखने का, उनको सुनने का अवसर मिलेगा। ये बहुत कम लोगों को मिलता है। ये एक लाभ है। दूसरा, ऐसे शोधार्थी आ रहे हैं अलग अलग राज्यों से और शीर्षस्थ शिक्षा संस्थानों से कि स्नातक प्रथम वर्ष में ही पेटेंट लिए हुए हैं। मैं ऐसे इस बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। प्रथम वर्ष में पेटेंट लेना, ये मैं अभिभूत हुआ ऐसे बच्चों के साथ मैंने बात करते हुए। ऐसे बच्चे भी इसमें भाग ले रहे हैं। ऐसे जो
अलग 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 राज्यों से जो बच्चे आ रहे हैं, शोधार्थी आ रहे हैं, उनसे परिचय होगा। बहुत बड़ी उपलब्धि, देश भर का नेटवर्किंग वो कर पाएंगे। ऐसे बच्चों का परिचय होगा, नेटवर्किंग होगा। मनुष्य का विकास करने के लिए एक्सपोजर चाहिए, बहुत बड़ा एक्सपोजर मिल जाएगा। जिनके अंदर जो ताकत है, आग है, उसका उपयोग करने के लिए नेटवर्किंग एक बहुत बड़ा साधन बन जाता है। नेटवर्क न होने के कारण अनेकों लोग सिकुड़ जाते हैं, पीछे रह जाते हैं, उनका विकास नहीं होता। ऐसे एक प्लेटफॉर्म के रूप में भारतीय शिक्षण मंडल ऐसे बहुत सुंदर। और ये प्लेटफॉर्म मिलेगा तो मुझे लगता है छात्र आगे जाएंगे, छात्र आगे जाएगा तो राष्ट्र भी आगे जाएगा, जरूर जाएगा। हम ऐसे छात्रों को पॉलिसी मेकिंग तक भी ले जाना, ऐसा हमारा सोच है। जब हम राष्ट्र की अवधारणा देखते हैं तो इस पर एक लंबी चर्चा हुई है, इस पर एक लंबी बहस हुई है, और मैं इस पे चाहूँगा कि आप थोड़ा प्रकाश डालें, क्योंकि देश, राज्य, राष्ट्र, ये शब्द तो हम सुनते हैं, लेकिन इसमें क्या अंतर है, और इस दिशा में अगर हम काम करेंगे तो राष्ट्र, देश, राज्य किस दिशा में काम करेंगे, क्योंकि इन तीनों का मुझे लगता है चारों का अर्थ अलग अलग भी होता है। ये भी विमर्श खड़ा करने का विषय है। हाँ, इस पर इसलिए मैंने पूछा कि विमर्श होते रहे हैं, चर्चा उठती रही है, सवाल उठते रहे हैं। बहुत सही है। राज्य प्रशासनिक इकाई है, देश भौगोलिक इकाई है, राष्ट्र सांस्कृतिक इकाई है। ये भावनात्मक संबंध से एक जो जुड़ाव होता है वो राष्ट्र है। और एक मैं बात यहाँ आपके सामने कहने के लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। 3 शब्द हैं, देश, देह, देश और देवता। ये 3 शब्द हैं। मैं व्याकरण शास्त्री नहीं हूँ, फिर भी मैं अनुमान लगा सकता हूँ ये तीनों एक ही धातु से निर्माण हुआ शब्द हैं। ऐसा हो सकता है, मैं उसमें सुनिश्चित नहीं हूँ, हो या ना हो, 3 शब्द तो है। कितना सुंदर रिलेशन है, इस संबंध है। इस देह के माध्यम से देश को देवता की दृष्टि से यदि हम नहीं देखते तो यह देह देवता नहीं बन सकता। देह देवता बनना ही है, इसीलिए यह देह मिली हुई वस्तु है। लक्ष्य देव बनना ही है, आत्मा परमात्मा से एक हो जाना, यही मनुष्य जन्म का लक्ष्य है, ऐसा अध्यात्म में कहा जाता है। अध्यात्म अभी हम इस चर्चा में थोड़े समय के लिए अलग रखेंगे, तो भी यह इस देश को देवता की दृष्टि से यदि हम देखेंगे, तब इस देह को लेकर जो जीवन हमने प्राप्त किया है वो सार्थक हो जाएगा। बिल्कुल। ऐसा होने के लिए हमको, प्रत्येक युवा को आंतरिक दृढ़ता और बाहरी कुशलता, ये दोनों को देना पड़ेगा। एक है बाहर का अपराविद्या है, अंदर का पराविद्या है। पराविद्या ज्ञान से जाना जाता है, अपराविद्या विज्ञान से जाना जाता है। ये दोनों के समन्वय से, ज्ञान अंदर का, विज्ञान बाहर का, ये दोनों के समन्वय से तंत्र ज्ञान का उपज होना चाहिए। अभी की शिक्षा में केवल बाहर का विज्ञान के बारे में ज़्यादा भूल भाला चल रहा है। अंदर का जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो उपेक्षा हो रही है। इसके कारण केवल विज्ञान के आधार पर जो तंत्र ज्ञान का निर्माण हो रहा है, उससे विनाश होता हुआ हम देख रहे हैं। इस विज्ञान के साथ ये आध्यात्मिक ज्ञान जब जुड़ जाता है, उससे समन्वय से, उन दोनों के समन्वय से तब जाकर जो तंत्र ज्ञान उपज होता है, तब विश्व का कल्याण होता है, विकास होता है। यही उद्देश्य भारतीय शिक्षण मंडल का है। ये युवा जो इस विविभा में आएंगे, शोधार्थी सम्मेलन में, यही संदेश लेकर जाएंगे और भारत को बनाने में, राष्ट्र का निर्माण करने में
ये एक उपकरण बन जाएंगे। मैं एक सवाल और करना चाहता हूं, क्योंकि आप देश और राष्ट्र की बात आई है, तो बहुत सीधा सवाल है। देश, इसे सेक्युलर भी कहा गया है, सेक्युलर भी कहते हैं, संविधान से चलता है, लेकिन राष्ट्र की जब बात आती है तो क्या राष्ट्र का कोई धर्म होता है? राष्ट्र का भी धर्म है। धर्म हर चीज के लिए है। राष्ट्र बनने के लिए 3 बातें आवश्यक है। ये 3 बातें हम यदि ध्यान देंगे तब धर्म क्या है ये समझ में आ जाता है। पहला है, राष्ट्र बनने के लिए एक भूमि का एक हिस्सा चाहिए। दूसरा, उस भूमि के अंदर रहने वाले एक जनसमूह चाहिए। तीसरा, वो जनसमूह उस भूमि के साथ एक मातृवत संबंध, माता और पुत्र का संबंध रखने का भाव चाहिए। ये तीनों के सम्मिलन से, समावेश से राष्ट्र बनता है। जैसे एक घर बनने के लिए भवन मात्र पर्याप्त नहीं है। हमने एक भवन बना दिया, वहाँ एक 50 आयु के एक व्यक्ति को ला कर रखा, वहाँ 45 आयु के एक महिला को रखा, 20 आयु के एक युवा को रखा, 12 आयु के एक लड़की को रखा, वो परिवार नहीं बनता। वो नहीं। परिवार बनने के लिए वो भवन भी आवश्यक है, वहाँ रहने वाले 5, 6, 7 लोग जितने भी हैं वो भी आवश्यक हैं, उनके बीच एक संबंध की आवश्यकता है, और उस घर की एक परंपरा है। वो परंपरा है, वो इतिहास है, एक संस्कृति है। उसके साथ उन लोगों का एक जुड़ाव होना चाहिए, तब वो परिवार बनता है। केवल भवन से नहीं बनता। इसीलिए धर्म, राष्ट्र धर्म यानी सबके साथ में कनेक्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये सभी अपने हैं। ये राष्ट्र धर्म का एक हिस्सा है। जब मैं कनेक्ट हो जाता हूं तो वो अपने हो जाते हैं, तब अपनों के लिए त्याग करना ये बहुत बड़ी बात नहीं होती। और मुझे लगता है कि जब हम ये विविधा की बात करते हैं तो इसी तरह अध्यात्म, विज्ञान का समावेश हमें मिलेगा, दोनों का समन्वय मिलेगा, तब जाकर ये राष्ट्र आगे बढ़ेगा। और मुझे लगता है जो छात्र विकसित भारत देखना चाहते हैं, विकसित भारत का सपना अपनी आंखों में लेकर आए हुए हैं, उन्हें ये विविधा बहुत कुछ देने वाला है। विकसित भारत की संकल्पना ये डेवलप्ड भारत, डेवलप्ड इंडिया, इससे आया हुआ है। विकसित भारत की नींव में आध्यात्मिकता होनी चाहिए, तब वो श्रेष्ठ भारत बनता है। और विश्वगुरु बनने के लिए केवल विकसित बनने से नहीं चलेगा, वो श्रेष्ठ भारत बनना चाहिए। बिल्कुल। और इस श्रेष्ठ भारत को बनाने के लिए आप जो योगदान दे रहे हैं, आप जो कार्य कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो निरंतर आप करते रहें, हमारा सहयोग आपको रहेगा। और विविधा, मैं फिर कहना चाहूँगा, इस दिशा में जो छात्र काम कर रहे हैं, रिसर्च टू रियलाइजेशन, इस दिशा में आप कार्य करते रहें, और इसी तरह विकसित भारत के सपने को संजोने के लिए आप अपना योगदान देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। एक और बात मैं कर सकता हूँ? जी, ज़रूर ज़रूर। वहाँ विविधा में एक प्रदर्शनी लगने जा रही है। हाँ। वो प्रदर्शनी एक अद्वितीय है। उसमें 4 हिस्से हैं, 4-5 हिस्से हैं। पहला है भारतीय शिक्षा की मूल संकल्पना क्या है, उसका विकास कैसा हुआ, ये पहला हिस्सा है, पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में ये जो भारतीय शिक्षा के विकास यात्रा के परिणाम स्वरूप किस प्रकार के मनुष्य जन्मे, किस प्रकार के ज्ञान के समावेश के साथ विज्ञान का विकसित हुआ, वो कैसे तंत्र ज्ञान के रूप में परिवर्तित हुआ, उसके कारण जो विश्व का विकास हुआ, विश्व कल्याण हुआ, ये दूसरे पार्ट में आएगा। तीसरे पार्ट में 2047 में भारत कैसे विकास होना चाहिए, इसकी संकल्पना वो भी है। उसके लिए फ्यूचर टेक्नोलॉजी, ये चौथा हिस्सा है, ये भी रहेगा उसमें। 5वां रहेगा जो देश भर के शीर्षस्थ मूर्धन्य ऐसे शिक्षा संस्थान, उन्होंने जो इस दिशा में जो आगे बढ़े हैं, उसको हम वहाँ स्टॉल के माध्यम से वो सैकड़ों
यूनिवर्सिटियाँ, IIT, शिक्षा संस्थान वो आके अपने अचीवमेंट्स को बच्चों के सामने, समाज के सामने रखेंगे। ये प्रदर्शनी भी एक अद्वितीय है अपने आप में। बिल्कुल, और ये अद्वितीय इसलिए क्योंकि इसमें भारत का दर्शन हमें मिलेगा। भारत का दर्शन, ये सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रहेगा, इसीलिए और भी आनंद आएगा। बहुत सुंदर है। AI के ज़रिए भारत का दर्शन भी होगा। फ्यूचर टेक्नोलॉजी की हम बात कर ही रहे हैं। मुझे लगता है कि ये महज एक शुरुआत है। आने वाले समय में हम इस तरह से और कार्य कर सकें, इसके लिए भी आपको बल मिले। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।